Assalamu alaikum. Today we will discuss about the MCQs of prescriptive approach versus performance based approach. So first is uh, there are uh, dash general approaches to developing a quality assurance program के हमारे पास जो जनरल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं, उसका सही आंसर है 2। यानी एक प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच होती है और एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है ऑप्शन इन विच अप्रोच वी प्रिस्क्राइब एन एग्जैक्ट मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट के जिसमें एग्जैक्ट क्वालिटी असेसमेंट मेथड हम प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होता है हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। द नेक्स्ट इज़ थर्ड, तो वो है इन विच वी कैन यूज़ एनी फॉर्म ऑफ क्वालिटी असेसमेंट provided that we can demonstrate an acceptable level of statistical control। यानी वो कौन सी अप्रोच है जिसमें हम किसी भी तरह के जो है क्वालिटी असेसमेंट को यूज़ कर सकते हैं, वो है हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ डैश अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस फॉर लेबॉर्ट्रीज मॉनिटरिंग वाटर एंड वेस्ट वाटर। यानी जो लेबॉर्ट्रीज वाटर को या वेस्ट वाटर को मॉनिटर करती हैं उसके लिए कौन सी अप्रोच यूज़ होती है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच यूज़ होती है। तो अगला है हमारे पास फिफ्थ, which environmental protection agencies serve handbook for analytical quality control in water and wastewater laboratories। तो वाटर और वेस्ट वाटर लेबॉर्ट्रीज़ के जो एनालिसिस है वो होती है कौन सा डिपार्टमेंट जो करता है, तो वो करता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट लेबॉर्ट्री इन यूएस। So next is sixth, handbook for analytical quality control in water and wastewater laboratories established in। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, तो 1997 is the right one। and this next is 7, their samples are collected at the sample site के sample site में हम कितने samples collect करते हैं, तो वो बेसिकली है हमारे पास 2। नेक्स्ट 8 है सैम्पल ए इज़ स्प्लिट इनटू डैश इक्वल वॉल्यूम सैम्पल्स। यानी हम सैम्पल जो यूज़ करते हैं उसमें हम उस सैम्पल को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ नाइन्थ, देन नाइन्थ है हमारे पास सैम्पल बी इज़ ऑल्सो स्प्लिट इनटू 2 इक्वल वॉल्यूम सैम्पल्स। जो कि सैम्पल बी हम लेते हैं उसको भी हम 2 इक्वल वॉल्यूम में सेपरेट करते हैं। तो विच वन ऑफ विच BSF इज़ स्पाइक इन द फील्ड विद अ डैश अमाउंट ऑफ एनालाइट के जो हम सैम्पल बी को स्प्लिट करते हैं उसमें जो BSF है वो उसकी जो है अमाउंट जो एनालाइट की है वो हमें पता होती है या नहीं पता होती, तो इसका आंसर है कि हमें पता होती है, नॉन। द नेक्स्ट इज़ 10th, a field bank dash also is spiked with the small amount of analyte कि जिसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनालाइट से भी एनालाइज कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास DF। अगला है हमारे पास हाउ मैनी सैम्पल्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस। तो सैम्पल्स के लिए एनालिसिस के लिए कितने सैम्पल्स रिक्वायर होते हैं, तो वो है हमारे पास 5। आगे 12 है द फर्स्ट सैम्पल दैट इज़ एनालाइज्ड इज़। तो सबसे पहले जो हम सैम्पल यूज़ करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, वो होता है फील्ड बैंक, जो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ 13 इंडिकेशन ऑफ द सिस्टमैटिक एरर इन द फील्ड और इन द लैब और देन अ लेबॉर्ट्री मेथड ब्लैंक डैश इज़ प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। तो कौन सा मेथड ब्लैंक है, वो है DL, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं और बाद में एनालाइज करते हैं। 14 इज़ इफ़ द फील्ड ब्लैंक इज़ सेटिस्फैक्ट्री कि फील्ड ब्लैंक जो हमने लिया है वो अगर सेटिस्फैक्ट्री है देन सैम्पल डैश इज़ एनालाइज। तो फिर कौन सा सैम्पल हम यूज़ करेंगे, बी सैम्पल हम एनालाइज करेंगे।
तो 15 है, इफ़ द रिज़ल्ट फॉर बी इज़ dash the method detection limit, or if it is within the range of 0.1 to 10 times the amount of the analyte spike into BSF, then a spike recovery for BSF is determined. तो अगर हमारे पास B का जो रिज़ल्ट होगा वो बिलो होगा मेथड डिटेक्शन लिमिट से, या फिर उसकी रेंज होगी 0.1 to 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ एनालाइट, तो जो है हमारे पास स्पाइक रिकवरी जो है BSF की हम डिटरमिन कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ 16, इफ़ द रिज़ल्ट फॉर B इज़ अबव द मेथड below the method detection limit, और if it is within the range of तो पहले हमने ये देखा है इसमें 0.1 to 10 times the amount of analyte spiked into BSF, then a spike recovery for BSF is determined. कि हमारे पास इसमें कितने टाइम्स क्या रेंज होगी इसकी अमाउंट ऑफ एनालाइट की जो कि BSF में स्पाइक करेगी, तो वो होगी हमारे पास 0.1 to 10. The next one is 17, if the result for B is above the method's detection limit, or if it is within the range of 0.1 to 10 times the amount of analyte spiked into BSF, then a spike recovery for dash is determined. तो ये MCQs जो है ना डिफरेंट तरीक़ों से जो है आ सकता है. कभी उसका जो है रेंज पूछी जा सकती है, कभी उसकी स्पाइक रिकवरी पूछी जा सकती है. तो इसमें आएगा हमारे पास 17 में BSF को हम डिटरमिन कर सकते हैं. और अगला है हमारे पास an acceptable spike recovery for BSF indicates the presence of a dash error involving the sample. तो कौन सा एरर होगा हमारे पास, होगा अनएक्सेप्टेबल स्पाइक रिकवरी फॉर BSF. क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ अ सिस्टमेटिक एरर इन्वॉल्विंग इन द सैम्पल. सैम्पल में सिस्टमेटिक एरर होगा, उसको जो है प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा. अच्छा, तो आगे हमारे पास 19, टू डिटरमिन द सोर्स ऑफ द सिस्टमेटिक एरर अ लेबॉर्ट्री स्पाइक डैश इज़ प्रिपेयर्ड यूजिंग सैम्पल बी एंड एनालाइज्ड. तो क्या लेबॉर्ट्री में स्पाइक कौन सा प्रिपेयर करेंगे सैम्पल बी को यूज़ करते हुए और एनालाइज करते हुए, तो वो है हमारे पास BSF. और अगला है हमारे पास 20 MCQs. इन आइदर केस ऑफ द सिस्टमेटिक एरर्स आर डैश एंड मस्ट बी करेक्टेड बिफोर द सैम्पल इज़ री एनालाइज्ड. तो अगर हमारे पास कोई एरर आता है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो उसको सैम्पल को जब री एनालाइज़ करते हैं, दोबारा री एनालाइज़ करते हैं, तो उससे पहले जो है उसको एरर को ख़त्म करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि इट इज़ फैटल. एंड द नेक्स्ट वन इज़ 21, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रिज़ल्ट फॉर A1 एंड A2 इज़ विद इन द एक्सेप्टेबल रेंज. के एक्सेप्टेबल रेंज में A1 और A2 का रिज़ल्ट आएगा उसके दरमियान में, देन द रिज़ल्ट फॉर सैम्पल डैश आर कंपेयर. तो फिर अगर A1 और A2 का जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, तो हम A1 और B को कंपेयर करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज़ 22, इन टोटल दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स डैश evaluation for quality assessment data before the result for a single sample is accepted, a process we must repeat for each analyte and time consuming process. इसका मतलब है कि हमें कितनी प्रोटोकॉल्स रिक्वायर होती हैं एक सैम्पल को एनालाइज करने के लिए, ताकि एक सिंगल सैम्पल को एक्सेप्ट करने के लिए आफ्टर सेवरल एनालिसिस. तो वो हमारे पास है, हमारे पास 4 to 5 एवेलुएशंस हमें रिक्वायर होती हैं. द नेक्स्ट वन इज़ इन द परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस अ लेबॉर्ट्री इज़ फ्री
to use its experience to determine the best way to dash quality assessment data. मीन्स के जो हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच है जिसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं, उसमें लेबॉर्ट्री अपने एक्सपीरियंस को फ्रीली यूज़ कर सकती है ताकि बेस्ट वे हमारे पास हो के हम क्वालिटी असेसमेंट डाटा इकट्ठा करें। तो उसके लिए हमारे पास गैदर और मॉनिटर, यानी उसको हम इकट्ठा करते हैं सैम्पल्स को और मॉनिटर करते हैं और लेबॉर्ट्री अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। द नेक्स्ट वन इज़ 24, द क्वालिटी असेसमेंट मेथड remain the same: duplicated sample, blank, standard or spike recoveries, since they provide the necessary information about dash and bias. तो इसमें आएगा प्रिसीजन कि उनको प्रिसीजन और बायस की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है इन क्वालिटी असेसमेंट मेथड। और अगला है हमारे पास 25, अ परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच टू क्वालिटी असेसमेंट allows a laboratory to determine if an analytical system is in danger of drifting out of dash control. Statistical control means because जो हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच करती है, तो उसमें जो है ना लेबॉर्ट्री डिटरमिन करती है एनालिटिकल सिस्टम में अगर कोई ड्रिफ्टिंग आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है, डेंजर में है, तो वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट वन इज़ द प्रिंसिपल टूल फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड क्वालिटी असेसमेंट इज़ द ऑफ कोर्स द कंट्रोल चार्ट। प्रिंसिपल टूल है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच का। And the next one is 27, in a control chart the result for the analysis of quality assessment samples are plotted in the order in which they are collected, provided a dash record of the statistical state of an analytical system. Providing a continuous record, मतलब continuous record चाहिए होता है स्टैटिस्टिकल स्टेट का एनालिटिकल सिस्टम में। तो अगला है हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट डेटा कलेक्टेड ओवर टाइम कैन बी समराइज्ड बाय अ मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो देयर आर टू वेज जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिर समराइज़ कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगला है हमारे पास 29, quality assessment data collected over time can be summarized by दो मैटर होते हैं, मीन वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। द नेक्स्ट वन इज़ व्हेन एन एनालिटिकल सिस्टम dash of statistical control, the quality assessment data is influenced by the additional source of error, increasing the standard deviation or changing the mean value. तो अगर हमारे पास जो एनालिटिकल सिस्टम है उसे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में ही रहना चाहिए, लेकिन अगर वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो फिर वहाँ पे एरर आते हैं जिससे जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन वैल्यू जो है ना दोनों चेंज हो जाती हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट कैन बी यूज्ड टू डैश डुप्लिकेट सैम्पल्स। तो इसमें आएगा हमारे पास मॉनिटर डुप्लिकेट सैम्पल्स। जो हमारे पास कंट्रोल चार्ट है प्रिसीजन का, वो हम यूज़ करते हैं टू मॉनिटर द डुप्लिकेट सैम्पल्स। आगे है हमारे पास प्रीलिमिनरी डाटा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट एंड कौन सा चार्ट है हमारे पास इनिशियल कंट्रोल चार्ट को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ प्रीलिमिनरी डाटा, यानी हमारे पास जो फर्स्ट शुरू में जो डाटा आता है उसको हम फिर इनिशियल कंट्रोल चार्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी बेस पे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ द 15 points were initially used, the limits can be re-evaluated after
एडिशनल पॉइंट्स आर कलेक्टेड, तो इसका आंसर है 15 कि अगर हमारे पास इनिशियली 15 पॉइंट्स हमने यूज़ किए हैं तो फिर उसके बाद में लिमिट्स को हम रीएवेलुएट कर सकते हैं आफ्टर 15 एडिशनल पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद। अगला है हमारे पास अनदर indication that a control chart needs to be modified is when points rarely dash the warning limits। तो एक और इंडिकेशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास कंट्रोल चार्ट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, यानी कि हमारे पास इंडिकेशन है कि हमें कंट्रोल चार्ट को जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसमें जो है पॉइंट्स इज़ व्हेन द पॉइंट्स रेडली एक्सीड द वार्निंग लिमिट। जब पॉइंट्स जो है ना वार्निंग लिमिट तक एक्सीड कर जाएं तब हमें कंट्रोल चार्ट को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज़ व्हेन द सिस्टम इज़ क्वालिटी असेसमेंट सैम्पल्स कैन बी एक्वायर्ड लेस फ्रिक्वेंटली। तो जो हमारे पास क्वालिटी असेसमेंट सैम्पल्स हैं जिसको हम कम एक्वायर्ड कर सकते लेस फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं, तो वो है हमारे पास सिस्टम स्टेबल, वो सिस्टम जो होगा वो स्टेबल होगा। एंड दिस इज़ द एंड of the MCQs and thank you for listening. Allah Hafiz.